Marathas. After their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas became weak. जो हमारा पानीपत के अंदर थर्ड बैटल हुआ था 1761 में, उनमें जब मराठास हार गए थे तो वो काफ़ी वीक हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे. देयर इमर्ज डिफरेंट सीट्स ऑफ मराठा पावर अंडर डिफरेंट डायनेस्टीज सच एज गेकवाड्स, होलकर्स, भोसलेस एंड सिंधियास. और फिर इसके बाद कुछ डिफरेंट सीट्स मराठा पावर के अंदर अलग अलग डायनेस्टीज में आई, जो थी गायकवाड्स, होलकर्स, भोसलेस एंड सिंधियास. दे वर हेल्ड टुगेदर इनटू अ कॉन्फेडरेसी अंडर द पेशवा बेस्ड इन पुणे. कॉन्फेडरेसी मतलब अलायंस, वो सारे मतलब एक अलायंस में आए थे, और किसके अंदर, पेशवा के अंदर, जो कि प्रिंसिपल मिनिस्टर होता है पुणे के अंदर. आफ्टर द 1770s द पावर स्ट्रगल अमंग द मराठा चीफ्स इंटेंसिफाइड. 1770s के बाद जो मराठा इतना स्ट्रगल कर रहे थे पावर के, वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, उनकी स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिसयूनिटी द ब्रिटिश इंटरफेयर्ड इन द इंटरनल अफेयर्स. जो इनकी डिसयूनिटी थी, जो मतलब सारे मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे थे पावर को लेके और इतने अलग अलग थे, यूनिटी नहीं थे इनमें, इसकी वजह से जो ब्रिटिश है उसने इसका फ़ायदा उठाया और उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया. दिस लेड टू द 3 एंग्लो मराठा वॉर्स बिटवीन 1717 एंड 1819. और इसी की वजह से ही हमारी 3 एंग्लो वॉर्स हुई, जो कि 1775 से लेकर 1819 तक थी. द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1997 to 1782 ब्रोक आउट ऑन द इशू ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ द पेशवा. जो हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो इसलिए हुआ था क्योंकि हमारा जो पेशवा का जो आगे मतलब थ्रोन जिसको मिलना है, उसके बेसिस पे हुआ था कि कौन बैठेगा, कौन बनेगा राजा. द क्लैश इन्वॉल्व माधव राव सेकेंड सपोर्टेड बाय मराठा चीफ्स अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना फडनीस ऑन द वन हैंड एंड रघुनाथ राव सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश ऑन द अदर. जो हमारा जो मराठा वॉर है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, वो माधव राव सेकंड और रघुनाथ राव के बीच में हुआ था. जो माधव राव है उसको इनसे सपोर्ट किया था मराठा चीफ्स में, जो कि नाना फडनीस के उसमें थे, वो उनके लीडर टाइप थे. और जो रघुनाथ राव है वो किसके साथ सपोर्ट था, ब्रिटिश में. The United Maratha Chiefs defeated the British forces. तो जो मराठा चीफ्स थे, जो हमारे माधव राव सेकेंड है, उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को हरा दिया. However, the British forces captured अहमदाबाद एंड ग्वालियर. लेकिन जो ब्रिटिश फोर्सेस है उन्होंने अहमदाबाद और ग्वालियर को उस पर कब्जा कर लिया था. इन 1782 पीस वॉज कंक्लूडेड बाय द ट्रीटी ऑफ सालबाय. फिर 1782 में इन्होंने कोई ट्रीटी साइन कर दी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सालबाय. द ब्रिटिश रिकॉग्नाइज्ड माधव राव सेकेंड एज द पेशवा. तो जो ब्रिटिश है उसने मान लिया था कि जो माधव राव सेकेंड है वो पेशवा है. The Second Anglo-Maratha War, 1803 to 1805, happened because the British under Lord Wellesley tried to impose a subsidiary alliance on the Scindias and Bhosles. जो हमारे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है, जो 1803 से लेकर 1805 में हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो ब्रिटिश है लॉर्ड वेल्लेस्ली के अंदर, वो एक सब्सिडरी अलायंस थोपना चाह रहे थे सिंधियाज और भोसलेस पे. सब्सिडरी अलायंस अभी हम आगे पढ़ेंगे. इसका मतलब ये होता है कि जो इसमें है, जिसमें रूलर है जैसे कि सिंधियाज और भोसलेस, उसमें से वो ब्रिटिश उनको ये बोलते हैं कि आप अपनी सारी आर्मी मतलब हटा दो और जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनको अपने अंदर ले लो, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपनी टेरिटरी हमको दे दो. तो ये हमारे सब्सिडरी अलायंस होता है, हम अभी पढ़ेंगे. दे रेजिस्टेड एंड डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन दी ब्रिटिश. उन्होंने मतलब रेजिस्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी ब्रिटिश के बाद. They were eventually defeated and had to accept the subsidiary alliance as well as part with the territories of Ahmednagar and Bhuj. वो आखिरी में हारे गए थे और उन्हें सब्सिडरी अलायंस जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ गया था, और उन्होंने अहमदनगर और ब्रोच को भी टेरिटरीज हारी दी थी. The British also attacked the Holkar ruler of Indore, but war did not lead to a decisive result as Lord Wellesley was recalled to England and peace was concluded with the Holkar
जो ब्रिटिश ने होलकर रूलर है जो इंदौर का, उसको भी अटैक किया था, लेकिन वॉर इतनी मतलब ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि जो लॉर्ड वीजली है उसको बुला लिया गया था वापस से इंग्लैंड, और जो पीस है वो होलकर के साथ हो गई थी. इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1819, पेशवा बाजीराव सेकेंड ट्राइड टू यूनाइट द मराठा चीफ्स अगेंस्ट द ब्रिटिश. थर्ड हमारा एंग्लो मराठा वॉर 1817 से लेकर 1819 में हुआ था, जिसके अंदर जो हमारा पेशवा बाजीराव सेकेंड है उसने कोशिश करी कि जो सारे मराठा चीफ्स हैं वो एक साथ आ जाएं और ब्रिटिश के खिलाफ हो जाएं. हाउएवर मराठा फोर्सेस लॉस्ट, लेकिन जो मराठा फोर्सेस थे वो हार गई. तो ऑफिस ऑफ द पेशवा वाज अबॉलिश्ड, जो पेशवा का ऑफिस था उसे रद्द कर दिया गया. बाजीराव सेकेंड वाज डिस्पोज्ड, जो बाजीराव सेकेंड है उसे हटा दिया गया था. एंड पेंशन ऑफ टू बिठूर नियर कानपुर, और उसे पेंशन के साथ बिठूर जगह है कानपुर के पास, उसे वहाँ भेज दिया गया था. ऑल हिज किंगडम एज वेल एज टेरिटरीज ऑफ अदर मराठा चीफ्स वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश एंड दे वर नॉट अलाउड टू मेंटेन एन आर्मी. जो सारे किंगडम था और टेरिटरीज थी सारी अदर मराठा चीफ्स की जो वॉर में थे उनके साथ, वो सारी कैप्चर्ड कर ली गई थी, मतलब वो सारी उसके अंडर आ गई थी ब्रिटिश के अंदर, और वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे कोई भी आर्मी मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए. British expansion under Lord Wesley 1798 to 1800. Lord Wesley, who was the Governor General of India from 1798 to 1805, extended the British influence in two waves: subsidiary alliance and direct war. जो लॉर्ड वेस्ली है हमारा गवर्नर जनरल था इंडिया का 1917 से लेके 1805 तक, उसने अपना ब्रिटिश इन्फ्लुएंस दो तरीके से बढ़ाया, जो था फर्स्ट सब्सिडरी अलायंस और सेकंड डायरेक्ट वॉर. अब हम पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस के बारे में. सब्सिडरी अलायंस एज सब्सिडरी अलायंस रूलर हैड टू, सब्सिडरी अलायंस के हिसाब से एक रूलर को क्या करना होता है, डिस्बैंड हिज ओन आर्मी एंड मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स परमानेंटली एट देयर कॉस्ट और सीज सम टेरिटरी इन लिeu of it. उसे अपनी खुद की आर्मी हटानी पड़ती है और उसकी जगह उसे ब्रिटिश ट्रूप्स को परमानेंटली हमेशा के लिए एक दाम पे रखना पड़ता है, और सीट सम टेरिटरी इन लिeu of it. और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो अपनी टेरिटरी मतलब अपने कोई भी पार्ट स्टेट का वो दे दे. इन केस रूलर्स फेल टू मेक पेमेंट्स, अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज टेकन अवे एज अ पेनल्टी. और अगर जो रूलर्स हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, उनको पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी टेरिटरी का एक पार्ट पेनल्टी के उस पर ले लिया जाता था. एक्सेप्ट अ ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड द रेजिडेंट हु वुड बी स्टेशन्ड एट द रूलर्स कोर्ट. एक ब्रिटिश ऑफिसर को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता था, जिससे वो कहते हैं रेजिडेंट, जो कि रूलर्स कोर्ट में हमेशा खड़ा रहता था, मतलब वहीं होता था. अ रेजिडेंट वाज अ पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट हुज जॉब वाज टू फर्दर द ब्रिटिश इंटरेस्ट. एक रेजिडेंट एक पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट होता था जिसका काम सिर्फ ये था कि वो ब्रिटिश के इंटरेस्ट को बढ़ाए. एक्सपेल ऑल अदर फॉरेनर्स फ्रॉम हिज टेरिटरी, और जो फालतू के फॉरेनर्स हैं वो अपनी टेरिटरी से हटा दे. कंसल्ट द ब्रिटिश बिफोर नेगोशिएटिंग विद एनी अदर इंडियन स्टेट, और उनको ब्रिटिश से पहले बात करनी पड़ती थी कि हम जी इससे मतलब ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, या फिर वो इससे अलायंस करने वाले हैं, या फिर इससे कुछ ले रहे हैं, तो ये सब करने से पहले उसे ब्रिटिश के साथ कंसल्ट करना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी. द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट टू एंटर इनटू सब्सिडरी अलायंस विद इंग्लैंड इन 1798 में निज़ाम ऑफ हैदराबाद पहली ऐसी स्टेट थी जो सब्सिडरी अलायंस में आई थी. In 1801, Lord Wesley coerced the Nawab of Awadh to accept the subsidiary alliance. Coerce मतलब उसे फोर्स किया था लॉर्ड वेस्ली ने. 1801 में लॉर्ड वेस्ली ने अवध के नवाब को फोर्स किया कि वो जो सब्सिडरी अलायंस है उसे एक्सेप्ट कर ले. पेशवा बाजीराव सेकंड साइंड सब्सिडरी अलायंस एट बसेन इन 1808. 1808 में पेशवा बाजीराव ने भी सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन कर दी थी. Many राजपूताना चीफ्स ऑल्सो एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुपरमेसी इन साइड ट्रीटीज, और काफ़ी सारे और भी राजपूताना चीफ्स थे, उन्होंने भी ब्रिटिश की जो सब्सिडरी अलायंस थी एक्सेप्ट कर लिया, ट्रीटी साइन कर दी. द इंडियन रूलर्स हु एक्सेप्टेड दिस अलायंस लॉस्ट ऑल देयर इंडिपेंडेंस. इंडियन रूलर्स जिनने इनके अलायंस एक्सेप्ट करी थी उन सब ने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी थी. दे कुड टेक नो इंडिपेंडेंट डिसीजंस, वो कोई भी इंडिपेंडेंटली अपने आप डिसीजंस नहीं ले सकते थे, उन्हें ब्रिटिश को कंसल्ट करना पड़ता था इसके लिए. इन एडिशन दे हैड टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी, और उसके साथ साथ उन्हें ब्रिटिश आर्मी भी मेंटेन करनी पड़ती थी. दिस वाज अ ग्रेट फाइनेंशियल ड्रेन, और ये बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली वो ड्रेन हो रहे थे, मतलब उनके पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी. टू मेक मैटर्स वर्स द रेजिडेंट्स डिमांड ऑल्सो हैड टू बी फुलफिल्ड.
और इससे पूरी ये भी चीज़ थी कि जो रेजिडेंट्स की डिमांड है वो भी उन्हें पूरी करनी पड़ती थी. ऑन दी अदर हैंड इट प्रूव वेरी एडवांटेजेस टू द ब्रिटिश. नाउ दे कुड मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स. और दूसरे हाथ पे ये ब्रिटिश के लिए मतलब काफ़ी एडवांटेज हो गया, उनको काफ़ी फ़ायदा मिला इससे, क्योंकि वो अपनी एक बड़ी आर्मी मेंटेन कर सकते थे औरों के उस पर पैसों पर. The military and foreign affairs of the alliance partner directly came under their control through the resident. They could exercise even in internal matters. जो उनका मतलब जो अलायंस पार्टनर जो भी होता था वो उनका सारा जो मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स है वो डायरेक्टली उनके कंट्रोल के अंदर थे, और रेजिडेंट के थ्रू वो सारे जो इंटरनल मैटर्स हैं उसके अंदर मतलब अपनी एक्सरसाइज को सारा कंट्रोल रख सकते थे, मतलब उसके अंदर सारी बातचीत भी कर सकते थे या इंटरफेयर भी कर सकते थे. फाइनली टेरिटरीज ऑफ इंडियन रूलर कुड बी एनेक्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो मतलब सारा इसका मतलब सिर्फ ये था कि जो टेरिटरीज थी इंडियन रूलर की जिन्होंने ये सब कुछ साइन किया था, तो किसी भी पॉइंट पर जो ब्रिटिश है वो जो ये सारी टेरिटरीज हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस उनके साथ साइन किया है, कभी भी वो इसको अपने उसमें ऐड कर सकते थे अपने साथ, मतलब अपने अंडर कर सकते थे सारा. This led to development of a new power block in the politics of India, and ultimately the British became the supreme political power in India by their policies. जो ये इसने सब्सिडरी अलायंस जो सारे सबने साइन कर दी थी, उसकी वजह से एक न्यू पावर पॉलिटिक्स के इंडिया में आई, और फिर एकदम से जो ब्रिटिश है वो बहुत ही सुप्रीम पॉलिटिकल पावर बन गई इंडिया में उसकी पॉलिसीज की वजह से. Rapid British expansion 1805 to 1848. This period experienced a rapid expansion of British territories in India as well as abroad. ये हमारा वाला पीरियड है 1805 to 1848, ये हमारा एक ऐसा पीरियड था जिसके अंदर काफ़ी बहुत ही जल्दी से ब्रिटिश टेरिटरीज इंडिया में और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. Explaining paramountcy, Lord Hastings 1813 to 1824 became the Governor General and initiated the new policy of paramountcy. जो Lord Hastings हैं वो नया गवर्नर जनरल बना था 1813 से लेकर 1823 तक, और उसने एक नई पॉलिसी निकाली थी जिसका नाम था पैरामाउंटसी. अंडर दिस पॉलिसी द ब्रिटिश क्लेम दैट द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी ओवर द इंडियन स्टेट इज सुप्रीम. इस पॉलिसी के अंदर ये था, जो उसने ब्रिटिश ने ये क्लेम किया कि जो उनका जो सारा मतलब उन्होंने जो पॉलिसीज वगैरह साइन कर रखी थी और मतलब वो इतनी ज़्यादा पावर होल्ड करके बैठे हुए थे इंडियन स्टेट्स के ऊपर, वो काफ़ी सुप्रीम थी. एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट अनजस्टिफाइड टू एनेक्स और थ्रेटन टू एनेक्स एनी इंडियन स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. और कंपनी के इंटरेस्ट में अगर वो एकदम से किसी को कोई भी टेरिटरी अपने अंदर कर लें, अपने साथ कर लें, जब्त कर लें, मतलब उसे कैप्चर कर लें, या फिर वो उसे थ्रेटन कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ अलायंस कर लो या हमारे साथ आ जाओ, तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाएगा अगर वो कंपनी के इंटरेस्ट में है तो. द पॉलिसी एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस द एक्सपेंशनिस्ट इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश. जो पॉलिसी जो ये वाली जो हमारी पॉलिसी थी पैरामाउंटसी, उसमें सिर्फ वो पॉलिसी सिर्फ जो ब्रिटिश के जो इतने ज़्यादा इंटेंशन थे मतलब इंडिया को अपने अंडर लेने के लिए, सिर्फ वही दिखा था इसमें. However, the revolt of Rani Chennamma of Kittur, who took to arms when the British tried to annex her state, showed the non-acceptance of the policy. लेकिन जो हमारा रिवोल्ट था रानी चेन्नम्मा और कित्तूर ने जब ब्रिटिश ने ट्राई किया था कि वो उसकी स्टेट को एनेक्स कर लेगी, मतलब अपने साथ कर लेगी, तो उसने ये वाली पॉलिसी को बिल्कुल ऐसे नॉन एक्सेप्टेंस कर दी कि मैं तो ऐसे ही एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती. Afghanistan and Sindh. In 1830s, the British started interfering in Afghanistan internal affairs as they thought Russia might expand across Asia and attacked India via अफगानिस्तान. 1830s में ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि जो रशिया है वो एक्सपैंड करेगा एशिया के उससे, और वो इंडिया को अटैक करेगा अफगानिस्तान के थ्रू. जो सिक्योरिटी जो इनकी इनसिक्योरिटी थी वो ऐसा सोच रही थी कि ऐसा होएगा, उसकी वजह से एंग्लो अफगान की वॉर हुई थी 1838 से लेकर 1842 के अंदर. द ब्रिटिश फेल्ड टू एस्टैब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. और जो ब्रिटिश हैं वो हार गए थे, मतलब उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे क्योंकि उनकी जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. However, they annexed Sindh in 18
1843, लेकिन जो सिंध है उन्होंने उसे अपने अंदर कर लिया था 1843 के अंदर। पंजाब फ्लोराइज्ड अंडर महाराजा रंजीत सिंह। पंजाब मतलब महाराजा रंजीत सिंह के अंदर था, वो उसके लीडर टाइप थे। ही केप्ट पंजाब फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश थ्रू डिप्लोमेसी एंड बाय मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑन यूरोपियन लाइज। उसने पंजाब को ब्रिटिश के रूल से सब कुछ दूर रखा हुआ था और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी बना रखी थी यूरोपियन लाइन्स में उनके बॉर्डर से। मतलब इन 1839 महाराजा रंजीत सिंह डाइड। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह मर गए। आफ्टर हिज डेथ देयर वाज अ chaos, द ब्रिटिश began to interfere in the affairs of the पंजाब। और उसके डेथ के बाद काफ़ी हफड़ा तफड़ी हो गई हर जगह। ब्रिटिश ने उन पंजाब के अफेयर्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। दिस लेड टू एंग्लो-सिख वॉर्स 1845 to 1849 एंड 6 वर डिफीटेड। ये इसकी वजह से ही एंग्लो सिख वॉर्स हुई थी, जो कि 1845 से 1849 में हुई थी, और जो सिक्स हैं वो हार गए थे। द ब्रिटिश अंडर लॉर्ड डलहाउसी एनेक्स्ड पंजाब इन 1849। 1849 के अंदर जो लॉर्ड डलहाउसी है उसने पंजाब को अपने तरफ कर लिया था, अपने अंडर ले लिया था। British expansion under Lord Dalhousie 1848 to 1556. Doctrine of lapse. Like the policy of subsidiary alliance, doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie to annex the Indian states. जैसे कि हमारा सब्सिडरी अलायंस है, वैसे ही हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स है जो कि इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहाउसी ने, ताकि वो इंडियन स्टेट्स को अपने अंडर ले सकें। According to the doctrine of lapse, a dependent state would pass into British hands if the ruler died without a natural male heir. डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के हिसाब से वो जो एक स्टेट है वो ब्रिटिश के हाथों में आ जाएगी अगर रूलर मर जाता है, तो जो स्टेट है वो ब्रिटिश के हाथों में आ जाएगी अगर उसका कोई नेचुरल मेल हायर ना हो, अगर कोई उसका बच्चा ना हो। It did not recognize the right of adopted children to inherit the throne. उसमें ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं था कि अगर मतलब राजा ने अपने बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है, फिर कोई अडॉप्टेड चिल्ड्रन है उसका, कोई अडॉप्टेड बच्चा है उसका, तो वो ये थ्रोन पे नहीं बैठ सकता, वो भी ब्रिटिश ले लेगी। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854 वर ऑल annexed under this policy. ये जो सारे थे वो ब्रिटिश के अंदर आ गए थे इस पॉलिसी की वजह से। एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856, अवध वॉज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहाउसी ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। 1856 में अवध को कैप्चर कर लिया गया था, उसे अपने अंडर कर लिया गया था, लॉर्ड डलहाउसी ने किया था उसे, क्योंकि मिस गवर्नेंस की वजह से, मतलब कोई गवर्नमेंट में कोई दिक्कत होगी उनके। The ruler of Awadh, Wajid Ali Shah, was deposed and this enraged the people of अवध। जो अवध का रूलर था वाजिद अली शाह, उसे हटा दिया गया था, और जब ये हुआ तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। दे जॉइन द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 अबाउट विच यू विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रिवोल्ट ज्वाइन कर लिया 1857 के अंदर, जो कि तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। Annexation of other states. Dalhousie annexed a part of Sikkim in 1850s on the pretext of ill treatment to the company's employees. Dalhousie ने एक और स्टेट एनेक्स कर ली, कैप्चर कर ली, अपने अंडर कर ली थी, जो था सिक्किम का एक पार्ट 1850s में। इसके बेसिस पे क्योंकि वो जो कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका गलत तरह से ट्रीटमेंट कर रहे थे। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैड टू गिव अवे बिरार एज ही फेल टू मीट सम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। और हैदराबाद को अपनी एक स्टेट देनी पड़ी थी बिरार, क्योंकि वो फाइनेंशियली मतलब पे नहीं कर पा रहा था। Administrative structure. The British government realized that to maximize its profit and to strengthen its hold over India, it required an efficient system of administration. British government मतलब ये जान गई थी कि उन्हें अगर अपने प्रॉफिट्स एक्सपैंड करने, ज़्यादा करने हैं, और अपनी जो पावर है इंडिया के ऊपर वो ज़्यादा स्ट्रेंथ करनी है, ज़्यादा करनी है, मतलब उनको एक सही सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होगा। Therefore divided their territories into administrative units called presidencies similar to today's states. इसलिए उन्होंने टेरिटरीज को डिवाइड कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, जिनको वो कहते थे प्रेसिडेंसीज, जैसे कि आज हमारी स्टेट्स हैं वैसे ही। There were 3 presidencies, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। वो 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई एंड बॉम्बे, मुंबई, एंड ईच वाज रूल्ड बाय अ गवर्नर। और हर एक स्टेट एक गवर्नर से रूल होती थी। द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन was the Governor General. Warren Hastings became the first Governor General of British India. जो Warren Hastings था वो पहला गवर्नर जनरल बना था हमारे
इंडिया का. The district was looked after by the collector who was responsible for a collection of revenue and for maintaining law and order. और जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कलेक्टर देखता था, जो कि जो सारा रेवेन्यू वगैरह पैसे वगैरह होते थे वो सारे कलेक्ट करता था और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखता था. ही सुपरवाइज द डे टू डे वर्किंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. और जो डे टू डे काम होते थे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारा देखता था. द कलेक्टोरेट emerged as the new center of power in the district. और डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी नया सेंटर आया, उसका नाम था कलेक्टोरेट. सिविल सर्विसेज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस वर मेंट टू मैनेज द इंडियन टेरिटरीज. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज, जो कि इंडियन टेरिटरीज के लिए था, ताकि वो इसे मैनेज कर पाए. आफ्टर 1853 सिविल सर्वेंट्स वर सिलेक्टेड थ्रू अ कम्पिटिटिव एग्जाम हेल्ड इन लंदन. 1853 के बाद जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो एक कम्पिटिटिव बहुत ही मुश्किल एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट होते थे, जो कि लंदन में होता था. प्रायर टू दैट द कंपनी डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड सिविल सर्वेंट्स. फिर मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद जो मतलब उन्होंने पहले बता देते थे कि आपको ऐसे है कि पेपर देना पड़ेगा. ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद जो कंपनी के डायरेक्टर्स है वो सिविल सर्वेंट्स को सिलेक्ट करते थे. Satyendranath Tagore, brother of Rabindranath Tagore, was the first Indian to join the Indian Civil Service. रविंद्रनाथ टैगोर का जो भाई था सत्येंद्रनाथ टैगोर, वो फर्स्ट थे जिन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन सिविल सर्विस. द पुलिस असिस्टेड द कलेक्टर इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. और जो पुलिस थे वो कलेक्टर का मतलब उनको असिस्ट करते थे, साथ देते थे उनका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए. द डिस्ट्रिक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू थानास मैनेज्ड बाय द रोगा. जो डिस्ट्रिक्ट्स थे वो डिवाइड करे हुए थे. थानास के उस पर डिवाइड किए हुए थे जो कि दरोगा के साथ हिसाब से चलते थे. और टाउन और विलेजेस में कोतवाल और चौकीदार थे. द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाज द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स. और जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था वो हेड था पुलिस फोर्स का, जिसे हम डीएसपी कहते हैं. जुडिशरी. प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, जैसे कि हमें पता है कि जो ब्रिटिश है वो आए थे, द जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. जो हमारा जस्टिस सिस्टम है इंडिया का वो एवं लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस के ऊपर बेस्ड था. देयरफॉर देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी, इसलिए वहाँ पर कोई भी इक्वालिटी नहीं थी. फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस. 1772 से एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर 2 कोर्ट्स थे, क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत एंड सिविल कोर्ट दीवानी अदालत वर सेटअप. ये सेट किए गए थे 1772 में. द सिविल कोर्ट्स वर प्रिसाइज्ड ओवर बाय यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाइल क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल मैनेज्ड बाय काजी एंड मुफ्ती. जो सिविल कोर्ट्स हैं वो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के उस पे होते थे, वो चलाते थे. बाकी जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो काजी और मुफ्ती मैनेज करते थे. एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट एंड अ सदार निजामत कोर्ट ऑफ अपील वर एस्टैब्लिश्ड इन कोलकाता. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के हिसाब से एक नया सुप्रीम कोर्ट और एक सदार निजामत एस्टैब्लिश किए गए थे कलकत्ता के अंदर. For the convenience of European judges, in 1775 a digest of Hindu laws and in 1778 a code of Muslim laws were prepared. मतलब जो सारे यूरोपियन जजेस के उसके कन्वीनियंस के हिसाब से 1775 में हिंदू लॉज और 1778 में कोड ऑफ मुस्लिम लॉज जो है वो प्रिपेयर करे गए थे. फाइनली इन 1883 अ लॉ कमीशन वाज सेट अप टू कोडिफाई द इंडियन लॉज. फाइनली 1883 में लॉ कमीशन ने जो सारे इंडियन लॉज हैं उसे अच्छी तरह से मैनेज कर लिया था. दिस इवेंचुअली लेड टू द कंपाइलेशन ऑफ इंडियन पेनल कोड. फाइनली ये जो सारा मतलब इन्होंने इतने सारे मतलब कोड्स वगैरह बनाए और जो रूल्स वगैरह बनाए थे ये सारे एक साथ आ गए, जिसका नाम पड़ गया इंडियन पेनल कोड. Army. The British required large army to defend its trade, expand and defend its territories as well as put down internal rebellion. अब ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा बड़ी आर्मी चाहिए होती थी अपना ट्रेड को डिफेंड करने के लिए, अपना रूल एक्सपैंड करने के लिए और अपनी टेरिटरीज को डिफेंड करने के लिए, और जो अंदर जो इंटरनली जो दिक्कत होती थी उसको नीचे रखने के लिए. The British Army included European soldiers and Indians sepoys from Hindi word sipahi meaning soldier, but Indians could at most become a सूबेदार. जो ब्रिटिश की आर्मी थी उसके अंदर यूरोपियन सोल्जर्स भी थे और इंडियन सिपाही भी थे, लेकिन जो इंडियंस हैं वो सिर्फ सूबेदार तक ही बन सकते थे, इससे आगे वो नहीं जा सकते थे. ईच प्रेसिडेंसी हैज इट्स इंडिपेंडेंट आर्मी, और हर एक प्रेसिडेंसी की अपनी अलग आर्मी होती थी. द ब्रिटिश रिक्रूटेड पीजेंट्स एज सिपाहीज
जो ब्रिटिश है वो इंडियन पीजेंट्स को मतलब रिक्रूट कर लेते थे, मतलब उन्हें हायर कर लेते थे सिपाहीज के उस पे, एंड गेव देम यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, और उन्हें जैसे कि यूरोपियन को जैसे कि ट्रेन करते होंगे ना वो सोल्जर्स को, वैसे ही वो उन्हें ट्रेन करते थे. फ्रॉम द 1820s द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन. कैवलरी में जो घुड़सवार होते हैं 1820 से जो इनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी डिक्लाइन कर दी गई थी. दे वर ट्रेन टू यूज मस्केट्स एंड मैच लॉक्स. उन्हें ट्रेन करा गया था वो यूज़ करने के लिए जो बंदूक वगैरह होती हैं वो मस्केट्स एंड मैच लॉक्स होती हैं. दिस इज व्हेन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वाज फाइटिंग वॉर्स इन बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट. ये तब था जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट से लड़ रही थी. द सोल्जर्स हैड टू कीप abreast of the latest requirements of the warfare. The infantry regiments now became पॉपुलर. तो जो सोल्जर्स हैं वो उनको जो वॉरफेयर की जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स थी उनको वो रखनी पड़ती थी. और जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं, इन्फेंट्री मतलब जो जिनके पास बंदूक वगैरह होती है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे इस टाइम पे. A uniform military culture was introduced in the early 19th century, where the soldiers became introduced to the drill and discipline that regulated their life. एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर इंट्रोड्यूस किया गया था 19th सेंचुरी की शुरुआत के अंदर, जहाँ जिनको सोल्जर्स को बताया जाता था कि उनको बिल्कुल डिसिप्लिन और कैसे जीना है, मतलब अपनी लाइफ के हिसाब से जो उनकी लाइफ फिर चलाएगी आगे. However, some problems followed this change as caste and community feelings were not given priority when the professionalism was introduced among soldiers. लेकिन कुछ problems इस change की वजह से आई थी क्योंकि जो क्योंकि उनकी कास्ट को और उनकी कम्युनिटी फीलिंग्स को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे, वो बिल्कुल भी टॉप पे नहीं रख रहे थे जब ये प्रोफेशनलिज्म आया था सोल्जर्स के बीच में. Conclusion: by 1857 large territories had been directly brought under the British rule. 1857 तक बड़ी बड़ी टेरिटरीज हैं वो ब्रिटिश रूल के अंडर आ गई सारी. द ब्रिटिश ड्यू टू देयर पॉलिटिकल डोमिनेशन फ्रीली एक्सप्लॉइटेड इंडिया. ब्रिटिश क्योंकि वो इतना दबाव डालते थे, उनका पॉलिटिकली मतलब इतने हैवी थे हमारे ऊपर, उन्होंने सारी इंडिया को अच्छे से ख़राब कर दिया. लेटर दिस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन वाज क्रिटिकली एग्जामिन्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन हिज वर्क पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. थोड़ा टाइम बाद जो ये सारा उन्होंने हमें इतना एक्सप्लॉइट कर दिया था, इतना ख़राब कर दिया था, ये सारा जो दादा भाई नारोजी है उन्होंने अपने वर्क में लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल डिसयूनिटी एंड एस्टैब्लिश देयर कॉलोनियल रूल इन इंडिया. जो ब्रिटिश है उन्होंने सब ये हमारी जो सारी पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और सारा अपना कॉलोनियल रूल इंडिया में एस्टैब्लिश कर लिया.